नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हिटलर बहू। रोहित ऑफिस से आकर चेंज करने अपने कमरे में चला गया। बेटे की आवाज़ सुन सरिता देवी अपने कमरे से बाहर निकल ड्राइंग रूम में चली आई। सास को वहां आया देखकर सोनल थोड़ी चिढ़ गई और सोचने लगी, देखो तो बेटे के आने पर बुढ़िया कैसे चली आई, वरना सुबह नाश्ते के बाद जो कमरे में घुसी थी कि बस फिर तो बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। जब वह खाना बना रही थी तब रिशु कितना रो रहा था, पर तब भी दादी का मन नहीं पसीजा। वो तो शांताबाई ही रिशु को उनके पास छोड़ आई थी। सोनल अभी सोच ही रही थी कि रोहित आ गया और वह सबके लिए चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ चली गई, लेकिन अब भी उसके कान ड्राइंग रूम की तरफ ही लगे थे। माँ को ऐसे चुप देखकर रोहित ने पूछा, क्या बात है माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मुझे ना आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, सरिता देवी ने धीरे से कहा। आपने बताया क्यों नहीं माँ? चलिए हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, रोहित चिंतित होकर बोला। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि यहाँ का हवा पानी मुझे ज़्यादा रास नहीं आता है। जब भी यहाँ आती हूँ कुछ दिन में ही बीमार पड़ जाती हूँ और फिर जबलपुर जाकर ही तबीयत में सुधार होता है, और वो भी कई दिनों के इलाज के बाद। और यहाँ तुम लोग और वहाँ तुम्हारे भाई भाभी परेशान हो जाते हैं सो अलग। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार ज़्यादा तबीयत खराब हो उससे पहले ही तुम मुझे जबलपुर पहुँचा आओ, सरिता देवी ने बेटे को समझाते हुए कहा। पर माँ जी, हर बार तो आप 10-12 दिन तो आराम से रह लेती थी, उसके बाद ही बीमार पड़ती थी, और इस बार 3 दिन में ही आपकी तबीयत खराब हो गई। रोहित के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ चाय लेकर आती हुई सोनल ने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट थी। बहू, ये जरूरी नहीं कि जैसा हर बार होता था वैसा इस बार भी हो, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो चीज़ मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई वो इस बार महसूस हो गई हो, सरिता देवी ने शांत पर गंभीर लहजे में कहा। सास की बात सुन सोनल सकपका गई और रोहित चौंक कर पूछ बैठा, क्या बात है माँ, कुछ हुआ है क्या? सरिता देवी जानती थी कि उसके बेटे उसका कितना सम्मान करते हैं। अगर रोहित को सब पता चला तो उसकी गृहस्थी में तूफान आ सकता था, जो वह बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसलिए उन्होंने वैसे ही शांत स्वर में कहा, होना क्या था बेटा, तुम तो जानते हो जबलपुर में दिल्ली से कितना अच्छा साफ माहौल है। यहाँ की तो हवा में सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, सरिता देवी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी सेहत को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। हम कल ही जबलपुर चलेंगे। ये सब सुनकर सोनल मीठी आवाज़ में कहती है, माँ जी, आप अभी क्यों जा रही हैं? मैंने कल शॉपिंग जाने का प्रोग्राम बनाया था, आप कल मेरे साथ चलिए। जबलपुर आप परसों चली जाना। कैसी बात कर रही हो तुम जानती हो कि माँ की तबीयत खराब है, फिर भी उन्हें बाजार घुमाने की कह रही हो, रोहित ने सोनल को गुस्से से देखते हुए कहा। इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, मैंने ही कहा था क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था बाजार घूमने का। अपने रिशु के लिए कुछ खिलौने भी ले आती, पर क्या जानती थी कि ऐसे अचानक तबीयत खराब हो जाएगी, सरिता देवी ने बात संभालते हुए कहा। अगले दिन चलने से पहले उन्होंने सोनल को नोटों का एक बंडल देते हुए कहा, बहू इन रुपयों को रखो और रिशु के खिलौने और घर की ज़रूरत का कोई सामान ले लेना। जबलपुर में घर के सामने जब रिक्शा रुका तो गरिमा, सरिता देवी की बड़ी बहू, बाहर ही थी। सास को देख गरिमा जैसे ही उनके पैर छूने लगी, सरिता देवी ने उसे बीच में ही रोककर छाती से लगाकर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। सास का ऐसा रूप देखकर गरिमा थोड़ी हैरान थी। बच्चे दादी और चाचा को देख ऐसे खुश थे जैसे बरसों बाद मिले हो। थोड़ी देर बाद मोहित, सरिता देवी का बड़ा बेटा, जब ऑफिस से आया तो पूरे परिवार ने मिलकर खूब धमाल मस्ती की। जब सभी एक साथ बैठ गप्पे मार रहे थे तो अचानक सरिता देवी की नम आंखों को देख गरिमा परेशान हो पूछने लगी, अम्मा, सब ठीक है ना? आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलें? मुझे क्या होगा, अच्छी भली तो हूँ। वो तो बस अपने बच्चों को एक साथ ऐसे देख खुशी से आंख भर आई, सरिता देवी ने कहा।
रोहित को अगले दिन ऑफिस जाना था तो वह रात की ट्रेन से ही वापस लौट गया। बच्चे दादी के कमरे में उन्हें घेर कर बैठे थे और दिल्ली की बातें पूछ रहे थे और वह बताए जा रही थी। पर इस बार उनकी आंखों की चमक और आवाज़ की खनक गायब थी। वे बस कुछ पुरानी बातें ही दोहरा रही थी। गरिमा को थोड़ा संदेह था, सो उसने दादी की थकान का बहाना बना बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया और वहां खड़ी हो अपनी सास को एकटक देखने लगी। शायद उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बहू को ऐसे देखते देख सरिता देवी थोड़ी असहज हो गई और बनावटी गुस्सा कर बोली, अब क्या खा जाओगी मुझे जो ऐसे घूर रही हो? मुझे नींद आ रही है, तुम बत्ती बंद करके जाओ तो मैं सो पाऊं। या फिर इस पर भी तुम्हारे डॉक्टर के कोई परहेज हैं? कभी चैन से भी जीने दोगी मुझे? कहकर वो रोने लगी। सास को ऐसे देख गरिमा घबरा गई और अपने पति को बुलाकर लाई। सरिता देवी हमेशा मोहित के सामने गरिमा की बुराई करती रहती थी। मोहित जानता था कि गरिमा गलत नहीं है, परंतु फिर भी माँ की तसल्ली के लिए हमेशा उनके सामने गरिमा को झूठ मूठ का डांट देता था। पर आज जब उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो वह सच में गरिमा पर बरस पड़ा। सहमी सी गरिमा बस इतना ही बोल पाई, आज जब से अम्मा दिल्ली से लौटी हैं मुझे कुछ परेशान लग रही थी। मैंने पहले पूछा तो वे टाल गई। मुझे लगा शायद रोहित के सामने कुछ कहना नहीं चाह रही, इसलिए तब मैंने भी चुप रहना ही ठीक समझा। पर अब मैं उनसे कुछ पूछती उससे पहले ही वह मुझ पर गुस्सा करने लगी और फिर अचानक से रोना शुरू कर दिया। पर मुझे मालूम है आज इनका गुस्सा एकदम बनावटी था। पत्नी की बात सुन मोहित और भी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम अपना दिमाग चलाना छोड़ नहीं सकती? जब माँ पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, फिर भी क्यों उनके पीछे पड़ी हो? इतना कहकर वह अपनी माँ के पास बैठ हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ इस बार माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ अगर आज के बाद इसने कभी कोई गलती की तो आप जो चाहें वो सजा दे देना। तभी गरिमा सास के पैर पकड़ माफ़ी मांगने लगी तो सरिता देवी ने कहा, बहू माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। उनकी ऐसी बातें सुनकर बेटा बहू दोनों ही हैरान रह गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब सरिता देवी ने कहना शुरू किया, तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी के बाद मैंने कितनी मुश्किल से तुम दोनों भाइयों को पाला है। मानती हूँ हमें उनकी पेंशन का बहुत सहारा था, पर अकेली औरत के लिए इस दुनिया में सम्मान के साथ अपने बच्चों को पालना इतना भी आसान नहीं। जिंदगी के उस भागदौड़ में चिंता और अपनी ठीक से देखभाल न करने के कारण मुझे डायबिटीज़ हो गई और मेरा शुगर लेवल इतना हाई रहने लगा था कि मुझे हर 15-20 दिन में एक बार अस्पताल में दाखिल होना पड़ता था। याद है तब तुम अपना कोर्स ख़त्म कर नौकरी तलाश रहे थे मोहित? हाँ माँ, सब याद है, पर आज इन सब बातों को छेड़कर क्या होगा? छोड़िए ना आप ये सब, मोहित ने टोका। नहीं मोहित, ज़रूरत है बेटा, तभी कह रही हूँ, तुम बस मुझे रोकना मत। कहते हुए सरिता देवी ने आगे बताना शुरू किया, उस दिन भी मैं अस्पताल में ही थी जब तुमने अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी सुनाई थी। उस दिन तुम्हारी बुआ जी भी वहीं बैठी थी। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने कहा था कि लो भाभी, आप परेशान हो रही थी कि बीमारी के कारण आप घर भी नहीं संभाल पा रही। अब तो मोहित की नौकरी भी लग गई तो आप घर में बहू ले आइए। वैसे एक लड़की है मेरी नज़र में, आपके नंदोई जी के दोस्त की लड़की है। 4-5 बार मिली हूँ उससे, पर जब पहली बार देखा था तभी से मोहित के लिए मन ही मन पसंद कर लिया था। उन्होंने कहा था, घर आकर जब मैंने तुमसे इस बारे में बात की थी तुम्हारा जवाब वैसा ही था जैसी मुझे उम्मीद थी। तुमने कहा था कि माँ आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। सरिता देवी बोले जा रही थी। मोहित और गरिमा हैरान हुए सुने जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ आज ये सब क्यों बता रही हैं, पर वे दोनों ही जानते थे कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है, इसलिए वे दोनों ही बहुत चिंतित थे। सरिता देवी आगे बोलती इससे पहले ही गरिमा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अम्मा पहले थोड़ा पानी पी लो। दरअसल सरिता देवी की आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही वह समझ गई थी कि उनकी सांस उखड़ती जा रही है और अगर उन्हें बीच में रोका नहीं गया तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है।
उन्होंने गरिमा को घूर कर देखा और मोहित से कहा, देख रहे हो तुम, बीच में टोके बगैर रह नहीं पाती है ये। माँ, आप थोड़ा पानी पी लो ना, बोल बोल कर आपका गला सूख गया होगा, मोहित ने कहा। वो तो अब पीना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हिटलर मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगी। सास के मुंह से ये संबोधन सुन मुस्कुराती गरिमा ने पानी का गिलास उन्हें थमा दिया। पानी पीकर सरिता देवी को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। जब मैं तुम्हारे बुआ फूफा जी के साथ लड़की देखने गई तो सच कहती हूँ मुझे वो पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं परियों से सुंदर बहू लाऊंगी और वह लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। पर हाँ, देखकर नज़र एक बार ठहर जाए ऐसी थी। तुम्हारी बुआ जी ने उसके गुणों की तारीफ भी बहुत की थी, और दूसरा अपनी बीमारी के कारण मुझे अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा भरोसा नहीं था, और मैं चाहती थी कि जब इस दुनिया से मैं जाऊं तो निश्चिंत होकर जाऊं कि मेरे बाद कोई तो है जो तुम दोनों भाइयों का ख्याल रखेगी। बस इसीलिए मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और गरिमा इस घर की बहू बनकर आ गई। आज पहली बार शायद गरिमा ने सरिता देवी की किसी बात को दिल से लगा लिया था, और मोहित ने इस बात को भांप लिया, सो उसने उसे शांत बने रहने के लिए इशारा किया। गरिमा चुप तो रही, पर उसके चेहरे पर उसका दुख साफ झलक रहा था। थोड़ी देर मौन रहकर सरिता देवी ने फिर बोलना शुरू किया। तुम दोनों को ध्यान होगा शायद कि तुम्हारी शादी के 2 दिन बाद मैं बीमार पड़ गई थी। तब जिद करके गरिमा भी हमारे साथ गई थी। तब काफ़ी देर तक इसने मेरी बीमारी, देखभाल और परहेज आदि के बारे में बात की थी। डॉक्टर मुझे वहाँ रखना चाहते थे, लेकिन तब इसने मेरी देखभाल का जिम्मा लिया और मुझे घर लेवा लाई। उस दिन मुझे अपनी बहू पर गर्व हो रहा था और मैं मन ही मन तुम्हारी बुआ जी का धन्यवाद कर रही थी। लेकिन अगले ही दिन इसके व्यवहार और स्वभाव में जो बदलाव आया, तो उसके कारण ये मुझे कभी फूटी आंख न सुहाई। उसी के कारण मैंने इसे हिटलर बहू नाम दिया। पर तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने घर वालों, बाहर वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, हर किसी के सामने इसे न केवल हिटलर कहा, बल्कि इसकी बुराई करके अपनी बात सही सिद्ध भी की। पर इसने कोई परवाह नहीं की। ये आज भी 15 बरस पहले जो वादा अस्पताल में करके आई थी उसे निभा रही है। ये मुझे सुबह जागने के बाद कोई भी बहाना बना कभी भी चाय नहीं देती, बल्कि लौकी करेले का जूस देती है। बहाने से रोज मुझे पैदल चला ही देती है। कभी बच्चों के साथ पार्क भेज देती है घूमने, तो कभी सब्जी लेने के बहाने 2 किलोमीटर दूर मंडी तक पैदल ले जाती और लाती है। बिल्कुल बेस्वाद खाना देती है। घर में कहीं से मिठाई आ जाए तो छुपाती फिरती है, पर वो कड़वी दवा देना कभी नहीं भूलती। समय पर डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद फल तो कभी कभी उनका जूस देती। हर ताने का जवाब मुस्कान के साथ देती। बोलते बोलते सरिता देवी का गला भर्रा गया, आवाज़ कांपने लगी। तब गरिमा ने उन्हें टोकते हुए कहा, अम्मा, छोड़िए ना ये सब, आप अब आराम कीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके लेटेंगी तो नींद आ जाएगी। अब तक आंख बंद ही तो थी मेरी, तभी तो सही को गलत कहती रही और गलत को सही समझती रही। सरिता देवी एक ही सांस में सब बोल गई। कौन गलत कौन सही, किसकी बात कर रही हैं आप? मोहित ने बेचैनी से पूछा। तब सरिता देवी ने कहा, सोनल बहू मेरी हमेशा से प्यारी रही है, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ वो मेरी पसंद का खाना बनाती, मिठाई खिलाती, कभी भी घूमने के लिए नहीं कहती और न ही कभी दवा खाने याद दिलाती। मैं परसों तक भी इसे उसका प्यार समझ रही थी, पर कहकर सरिता देवी खामोश हो गई। उधर मोहित और गरिमा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वे दोनों ही जानना चाह रहे थे कि परसों ऐसा क्या हो गया जो माँ इतनी परेशान है। इससे पहले वे कुछ कहते, सरिता देवी ने फिर से बोलना शुरू किया। परसों सुबह नाश्ता करके अपने कमरे में लेटी हुई थी कि मुझे प्यास लगाई। मैंने सोनल बहू को आवाज़ लगाई, पर शायद उसने सुना नहीं, तो मैं खुद ही पानी लेने रसोई की तरफ चली गई। पानी पीकर जब मैं वापस आई तो सोनल शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला होने के कारण उसकी बात साफ सुनाई दे रही थी। अचानक अपना जिक्र सुन मैं वहीं रुककर सुनने लगी। वह कह रही थी, हाँ माँ, कल ही आई है बुढ़िया। अभी 1-2 दिन घुमाने के बहाने बाजार ले जाऊंगी और फिर महीने भर का राशन, रिशु के खिलौने और कपड़े भी ले आऊंगी। पेमेंट सारी वही करेंगी, क्योंकि हर बार मैं महंगाई और खर्च का ऐसा रोना रोती हूँ
कि बस फिर पूरी शॉपिंग का बिल वही भरती हैं। अब उनका बेटा तो माँ से कुछ मांगने से रहा, तो मैं ही इस तरीके से कुछ माल निकलवा लेती हूँ और शॉपिंग के जो पैसे ये देते हैं उन्हें मैं रख लेती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं तंग तो तब होती ना जब उनके लिए अलग से कुछ करती। मैं तो उन्हें वही मसालेदार खाना देती हूँ जो हम खाते हैं, और इससे मेरे कितने फ़ायदे होते हैं आप देखो। एक तो मैं अलग से मेहनत करने से बच जाती हूँ, दूसरा परहेज टूटने से वे बीमार पड़ती हैं तो हवा पानी रास न आने का बहाना बना मैं उन्हें वापस जबलपुर भेज देती हूँ। तो इलाज की भी सिरदर्दी जेठ जेठानी की। अरे हाँ माँ, मैं उन्हें उनकी पसंद का सब खाने देती हूँ, तो उनकी लाडली हूँ और वे मेरी हर बात पर आंखें बंद कर भरोसा करती हैं। और जेठानी जी उनके भले के लिए परहेज करवाती हैं तो उन्हें वे हमेशा हिटलर बहू कहती हैं। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुन पाई और वापस आ गई। सरिता देवी की बात सुन गरिमा सन्न रह गई और मोहित गुस्से से उसी समय रोहित को फ़ोन करने लगा। सरिता देवी ने उसे रोकते हुए कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बच्चों की गृहस्थी में कोई झगड़ा हो, और वैसे भी मैं सोनल बहू से नाराज़ नहीं बल्कि उसकी एहसानमंद हूँ कि उसने मेरी आंखों पर पड़ी मूर्खता की पट्टी हटा दी। तभी तो अपनी हीरे सी बहू और उसकी सेवा को देख पाई हूँ। मौके की नजाकत समझ और माहौल को हल्का करने के लिए गरिमा ने अपनी सास के गले लग हंसते हुए कहा, अम्मा आप ये ना समझना कि हीरा कहने से मैं बदल जाऊंगी। मैं तो अब भी वही रहूंगी, आपकी हिटलर बहू। जानती हूँ, ये तुम्हारी ही तो कोशिश थी जो मैं आज भी स्वस्थ हूँ, वरना मैं तो 15 बरस पहले ही मौत की कगार पर थी। खैर रात बहुत हो गई, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सरिता देवी ने कहा। अगली सुबह जब गरिमा अपनी सास को जगाने उनके कमरे में गई तो वे वहाँ नहीं थी। परेशान हो जब वह बाहर आई तो किचन से आ रही आवाज़ सुन उधर चली गई। तब वह क्या देखती है कि पसीने से लथपथ सरिता देवी चाय बना रही थी। गरिमा को देख वे कहने लगी, जल्दी नींद खुल गई तो योगा कर लिया, तुम उठी नहीं थी तो अपने लिए ग्रीन टी और तुम्हारे लिए मसाला चाय बना ली। और फिर गरिमा के हाथ में चाय का कप देते हुए बोली, तुम्हें आज से मेरा साथ देने के लिए अपना और बच्चों का मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज से मैं भी कभी कभार तुम सब के लिए स्पेशल खाना बनाया करूँगी। और अम्मा मैं भी ध्यान रखूँगी कि सही दिनचर्या, दवा और खान पान से जब आप स्वस्थ हैं तो कभी कभार आप भी अपनी पसंद का खाना खा सकती हैं, गरिमा बोली। आज नई सुबह के साथ सास बहू के नए रिश्ते की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना